नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर अक्सर खुलकर बात करने में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन ये लाखों लोगों की जिंदगी और सेहत से जुड़ा है। स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या जिसे हम आमतौर पर ईडी कहते हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक सेंसिटिव टॉपिक जरूर है, पर बहुत जरूरी भी। और बात सिर्फ निजी जिंदगी तक ही सीमित नहीं है। आज हम जिस लेख पर चर्चा कर रहे हैं, विवेक सिंह सिंगर का पुरुषार्थ का रहस्य, ईडी और ईईसीपी समाधान, वो एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। ये लेख दरअसल बताता है कि ईडी अक्सर सिर्फ एक लक्षण होता है, जिसके पीछे शायद रक्तवाहिकाओं और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी गहरी समस्याएं छिपी हो सकती हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हो सकता है हमारे दिल और ओवरऑल वैस्कुलर हेल्थ के लिए। तो आज का हमारा मकसद है इस पहलू को समझना और एक संभावित समाधान ईईसीपी, उस पर भी गौर करना। बिल्कुल। इस विषय को संवेदनशीलता और गंभीरता से लेना वाकई जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक सेहत पर भी बहुत गहरा असर डालता है। हाँ, वो तो है। कॉन्फिडेंस, रिश्ते, जीवन की गुणवत्ता, मतलब सब कुछ प्रभावित होता है। और जैसा आपने कहा, इसे सिर्फ एक अलग थलग प्रॉब्लम की तरह देखना शायद एक बड़ी भूल होगी। अच्छा। ये अक्सर शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत होता है, खासकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये समस्या असल में कितनी आम है? मतलब अब लेख में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े तो काफी चौंकाते हैं। जैसे जर्मनी में करीब 19%, अमेरिका में तो 52% तक पुरुष प्रभावित बताए जाते हैं। हाँ, 52%। और अरब देशों में भी 40% से ज्यादा है। ईरान में 56%। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। और एक वैश्विक अनुमान भी है शायद। हाँ, वैश्विक अनुमान भी चिंताजनक है। 1995 में दुनिया भर में लगभग 152 मिलियन पुरुष ईडी का सामना कर रहे थे, और ये अनुमान था कि 2025 तक ये संख्या बढ़कर 320 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी। 320 मिलियन, ये तो मतलब कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और लेख में एक और बात कही गई है जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लगभग आधे पुरुष कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ईडी का अनुभव करते हैं। ये तो दिखाता है कि ये कोई रेयर चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यापक मुद्दा है। बिल्कुल। और इन आंकड़ों के पीछे इंसानी कहानियां हैं। लेख इसी बात पर रोशनी डालता है कि इसका असर सिर्फ फिजिकल अक्षमता तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। इससे आत्मविश्वास बुरी तरह टूट सकता है, गहरा मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा हो सकता है, रिश्तों में, खासकर वैवाहिक जीवन में काफी तनाव और दूरियां आ सकती हैं। एक स्टडी का भी जिक्र है उसमें, जिसमें पाया गया कि ईडी से जूझ रहे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की जो समग्र गुणवत्ता है, वो आम लोगों की तुलना में औसतन 10% तक कम हो जाती है। 10% कम? हाँ, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी बात जो लेख बार बार रेखांकित करता है, वो ये है कि ईडी अक्सर सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, आइसबर्ग का टिप है। असली समस्या नीचे है। रक्त प्रवाह में कमी और एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एंडोथेलियम हमारी रक्त वाहिकाओं यानी नसों की सबसे अंदरूनी परत होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही परत कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती है जो नसों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं, ताकि खून का बहाव सही से कंट्रोल हो सके। अच्छा। तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन का सीधा मतलब है कि ये अंदरूनी परत ठीक से काम नहीं कर रही है। नसें उतनी लचीली नहीं रहती, वो थोड़ी सख्त या संकरी हो सकती हैं, जिससे खून का बहाव बाधित होता है। ओके। और क्योंकि लिंग की नसें बहुत ही पतली होती हैं, ये प्रॉब्लम सबसे पहले वहीं नजर आती है। अच्छा, तो ये नसों की सेहत से जुड़ा मामला है। और लेख ये भी कहता है कि ये दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है, वो भी 2-3 साल पहले। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है। देखिए, लिंग की जो धमनियां हैं, वो हृदय की धमनियों से भी पतली होती हैं, करीब 1-2 मिलीमीटर की, जबकि दिल की धमनियां 3-4 मिलीमीटर की होती हैं। अच्छा, काफी फर्क है। हाँ, तो अगर शरीर में कहीं ब्लॉकेज या नसों में सख्ती आनी शुरू होती है, तो उसका असर सबसे पहले इन पतली धमनियों पर दिखता है, और नतीजा होता है ईडी। इसीलिए इसे अक्सर कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का पेनिस में प्रकट होना भी कहा जाता है।
ये एक तरह की चेतावनी है कि शायद दिल की बड़ी धमनियों में भी समस्या पैदा हो सकती है या हो रही है। इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक निजी पर्सनल प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो असल में एक बड़ी हेल्थ वार्निंग हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, तो जब कोई इस समस्या के साथ डॉक्टर के पास जाता है तो आमतौर पर क्या इलाज, क्या ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं? लेख में कुछ कॉमन इलाजों का जिक्र है। हाँ, सबसे आम तो है ओरल दवाएं, जिन्हें PDE5 इनहिबिटर्स कहते हैं। आपने नाम सुने होंगे, वियाग्रा, सियालिस वगैरह इसी कैटेगरी में आती हैं। ये दवाएं लिंग में रक्त प्रवाह बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, इनके अलावा और क्या विकल्प हैं? कुछ और विकल्प भी हैं, जैसे सीधे लिंग में इंजेक्शन लगाना, इंट्रा कैवर्नस थेरेपी कहते हैं इसे, जो कुछ हार्मोन्स या दवाएं पहुंचाते हैं। फिर वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस भी होते हैं, जो वैक्यूम प्रेशर से लिंग में खून खींचते हैं। और अगर कुछ भी काम न करे तो फिर आखिरी उपाय के तौर पर पेनाइल इम्प्लांट यानी सर्जरी का ऑप्शन भी होता है। सुनने में तो कई ऑप्शंस लगते हैं, लेकिन लेख इनकी कुछ सीमाओं या कह लें कमियों की तरफ भी इशारा करता है। बिल्कुल, इन पारंपरिक उपचारों की अपनी जगह हो सकती है, पर इनकी लिमिटेशन समझना जरूरी है। जैसे जो ओरल दवाएं हैं, उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सिर दर्द, चक्कर आना, चेहरे पर गर्मी लगना, पाचन में दिक्कतें, यहाँ तक कि कुछ लोगों में विजन रिलेटेड इश्यूज भी देखे गए हैं। ओह, और जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारियां हैं या हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, उनके लिए ये दवाएं थोड़ी रिस्की भी हो सकती हैं। और इंजेक्शन या सर्जरी, उनमें क्या दिक्कत है? इंजेक्शन में दर्द तो होता ही है, और लंबे समय तक इस्तेमाल से लिंग के टिश्यूज में सख्ती आ सकती है, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। एक और रिस्क है प्रियापिज्म का, यानी घंटों तक दर्दनाक इरेक्शन रहना, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। ओह, ये तो खतरनाक है। हाँ, वैक्यूम डिवाइस थोड़े बोझिल और अननेचुरल लग सकते हैं इस्तेमाल में, और सर्जरी जाहिर है एक बड़ा कदम है। ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसे बदला नहीं जा सकता, और इसमें इन्फेक्शन या मैकेनिकल फेलियर का खतरा हमेशा रहता है। यही मुख्य बिंदु है जिस पर लेख जोर देता है। ये उपचार ज्यादातर सिम्टम मैनेजमेंट करते हैं, ये उस मूल कारण को ठीक नहीं करते जो अक्सर खराब वैस्कुलर हेल्थ यानी रक्त वाहिकाओं की खराब सेहत और अपर्याप्त रक्त प्रवाह है। जब तक वो जड़ ठीक नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी या वापस आ सकती है। तो फिर जड़ पर काम करने का तरीका क्या है? लेख एक नेचुरल अप्रोच की भी बात करता है, जिसमें न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की बात कही गई है। हाँ, क्योंकि रक्त वाहिकाओं की सेहत और ब्लड फ्लो कई चीजों पर निर्भर करता है। लेख कुछ जरूरी पोषक तत्वों का जिक्र करता है जो इसमें मदद कर सकते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी और QQ10। अच्छा, ये सभी कहीं ना कहीं नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन या फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म से जुड़े हैं, जो इरेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खाने पीने में क्या बदलाव सुझाए गए हैं? मतलब डाइट का क्या रोल है? लेख हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चुकंदर, अनार जैसी चीजों पर जोर देता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ये एक बहुत ज़रूरी मॉलिक्यूल है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और फैलाता है, जिससे खून का बहाव सुधरता है। इसे अक्सर चमत्कार अणु या मिरेकल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है इरेक्शन के संदर्भ में। अच्छा, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड इतना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। असल में इरेक्शन की पूरी प्रक्रिया काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। जब यौन उत्तेजना होती है तो नर्व सिग्नल नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये NO फिर लिंग की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, धमनियां चौड़ी होती हैं और खून तेजी से अंदर भरता है, जिससे इरेक्शन होता है। समझ गया। और क्या चीजें हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रभावित करती हैं? मतलब कम क्यों हो जाता है? बढ़ती उम्र, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा, स्ट्रेस, ये सब शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। इसीलिए लेख नेचुरल तरीकों पर जोर देता है। इसे बढ़ाने के लिए जैसे चुकंदर का जूस पीना, लहसुन खाना, डार्क चॉकलेट कम मात्रा में, रेगुलर एक्सरसाइज खासकर एरोबिक, योग और ध्यान स्ट्रेस कम करने के लिए, पर्याप्त धूप लेना विटामिन डी के लिए, और जरूरत पड़ने पर आर्जिनिन और सिट्रुलिन जैसे अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स जो NO बनाने में मदद करते हैं। और खाने में परहेज के बारे में भी कुछ कहा गया है?
क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ज्यादा तला हुआ खाना और कुछ हद तक रेड मीट से बचने की सलाह दी गई है। माना जाता है कि ये चीजें शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ा सकती हैं और वैस्कुलर स्टिफनेस यानी नसों की सख्ती पैदा कर सकती हैं, जो ब्लड फ्लो के लिए अच्छा नहीं है। ये तो समझ आता है। तो ये सब प्राकृतिक तरीके तो अच्छे हैं, लेकिन शायद इनमें समय लगता है और हो सकता है हर किसी के लिए ये काफी ना हो। हाँ, ये संभव है। तो क्या कोई ऐसा सिद्ध उपचार है जो पारंपरिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बिना और शायद इन नेचुरल तरीकों से ज्यादा प्रभावी ढंग से मूल कारण यानी ब्लड फ्लो पर काम करे? यहीं पर लेख EECP थेरेपी का जिक्र करता है। ये क्या चीज है? EECP का मतलब है इनहैंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। देखिए, ये एक नॉन इन्वेजिव यानी बिना चीर-फाड़ वाली थेरेपी है। इसे मूल रूप से हृदय रोगियों के लिए विकसित किया गया था, खासकर एंजाइना यानी सीने में दर्द और हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए। अच्छा, दिल के लिए? हाँ, लेकिन बाद में स्टडीज में पाया गया कि इसके फायदे शरीर के कई हिस्सों में रक्त प्रवाह सुधारने में मिलते हैं, जिसमें पेल्विक एरिया और लिंग भी शामिल है। दिलचस्प है। ये काम कैसे करती है? ये काउंटर पल्सेशन का क्या मतलब है? इसमें मरीज को एक खास टेबल पर लिटाया जाता है और उनके पैरों और कूलों पर बड़े बड़े कफ, जैसे ब्लड प्रेशर वाले कफ होते हैं ना, वैसे लपेट दिए जाते हैं। ये कफ ECG से जुड़े होते हैं और हार्ट की धड़कन के साथ सिंक में काम करते हैं। ओके। जब दिल रिलैक्स होता है डायस्टॉल फेज में, तो ये कफ नीचे से ऊपर की ओर पिंडलियों से, फिर जांघों पर, फिर कूल्हों पर एक क्रम में फूलते हैं। इससे पैरों से खून ऊपर की ओर दिल और शरीर के बाकी हिस्सों की तरफ धकेला जाता है। अच्छा। और जैसे ही दिल सिकुड़ने वाला होता है यानी सिस्टोल फेज में, ये कफ एक साथ पिचक जाते हैं। इससे दिल को खून पंप करने में आसानी होती है, उस पर लोड कम पड़ता है। काउंटर पल्सेशन का मतलब यही है, दिल के रिलैक्स होने पर बाहर से दबाव डालकर ब्लड फ्लो को बढ़ाना। सुनने में तो ये एक तरह की पैसिव एक्सरसाइज जैसा लग रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। इसके असर के बारे में लेख में क्या आंकड़े दिए गए हैं? कितने प्रभावी हैं ये? आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं, जैसा लेख बताता है। EECP थेरेपी से लिंग और पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह 144% तक बढ़ सकता है। 144%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर भी औसतन 51.9% तक बढ़ जाता है। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बढ़ता है? हाँ, और इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी शरीर की इंसुलिन को इस्तेमाल करने की क्षमता, वो भी 21% तक सुधर सकती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। और भी कुछ फायदे बताएं? हाँ, GLUT4 नामक एक प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर ले जाने में मदद करता है। उसका स्तर 47% तक बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर में भी 6 से 35 mmHg तक की कमी देखी गई है। और ये फायदे सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है। हार्ट, ब्रेन में लगभग 20-25% ज्यादा रक्त प्रवाह, किडनी, लिवर, आंतें, इन सभी महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड फ्लो 20 से 45% तक बेहतर हो सकता है। क्या इस थेरेपी पर कोई स्टडीज हुई हैं, खासकर ED के लिहाज से, मतलब क्लिनिकल एविडेंस है? हाँ, लेख कुछ स्टडीज का हवाला देता है। 1998 के एक शुरुआती ट्रायल में पाया गया था कि EECP से लिंग में रक्त प्रवाह 87.5% तक सुधरा। फिर 2007 में 120 मरीजों पर हुई एक स्टडी में इरेक्शन फंक्शन और यौन संतुष्टि दोनों में काफी सुधार देखा गया। और वो एंजाइना वाले मरीजों का भी जिक्र था शायद? हाँ, वो एक दिलचस्प बात सामने आई थी। जिन मरीजों को ED के साथ साथ एंजाइना यानी हृदय संबंधी सीने का दर्द भी था, उनमें से लगभग 79.5% ने यानी करीब 80% ने दोनों ही समस्याओं में सुधार महसूस किया। अच्छा, ये इस बात का एक तरह से सबूत है कि ये थेरेपी वाकई सिस्टेमिक लेवल पर यानी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पर काम करती है, सिर्फ एक जगह नहीं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? क्योंकि दवाओं के तो होते हैं। लेख के अनुसार और जो स्टडीज हैं उनके मुताबिक EECP से जुड़े कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। कुछ लोगों को कॉफी की वजह से हल्की खरोंच या मांसपेशियों में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पर मामूली और अस्थायी होते हैं। दवाओं या सर्जरी की तुलना में इसे काफी सुरक्षित माना जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेख में एक पानी के पंप का उदाहरण भी दिया गया था इसे समझाने के लिए। वो क्या था? हाँ, वो एक अच्छी एनोलॉजी है इसे समझने के लिए। सोचिए, आपके घर में पानी की टंकी छत पर है,
लेकिन पंप कमजोर होने की वजह से पानी ऊपर तक ठीक से नहीं चढ़ पा रहा, खासकर दूसरी या तीसरी मंजिल के नलों तक। हाँ। EECP एक तरह के बाहरी सहायक पंप की तरह काम करता है। ये नीचे यानी पैरों से खून को ज्यादा जोर से ऊपर की ओर धकेलता है ताकि वो शरीर के उन हिस्सों तक भी पहुंच सके जहां सामान्य प्रवाह कम हो गया है, जैसे कि पेल्विक और पेनाइल धमनियां। समझ गया। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय असल में ब्लड फ्लो को ही सुधारता है। ये उदाहरण वाकई से समझने में मदद करता है। और जैसा आपने बताया, इसके फायदे सिर्फ ईडी तक सीमित नहीं है, ये तो मतलब पूरे शरीर के लिए फायदेमंद लग रही है। बिल्कुल। लेकिन से एक तीर से कई निशाने वाली थेरेपी कहता है हृदय की पंपिंग क्षमता सुधरती है, दिमाग को ज्यादा खून मिलता है जिससे शायद सोचने समझने की शक्ति बेहतर हो, किडनी और लिवर का फंक्शन सुधरता है, डायबिटीज कंट्रोल में मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर नेचुरली कम होता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो ओवरऑल वैस्कुलर हेल्थ पर काम करती है। इसका मरीजों पर मनोवैज्ञानिक असर क्या होता होगा? मतलब जब पारंपरिक तरीके शायद काम ना करें या उनके साइड इफेक्ट्स हों और फिर ये विकल्प मिले। जाहिर है असर बहुत सकारात्मक होता है। जब कोई व्यक्ति बिना दवा या सर्जरी के एक सुरक्षित और नेचुरल तरीके से अपनी यौन क्षमता वापस पाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लौटता है, रिश्तों में सुधार आता है। हाँ, वो तो है। और ये जानना कि एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो न केवल ईडी का इलाज कर रहा है बल्कि उनके दिल और पूरे शरीर की सेहत के लिए भी अच्छा है, ये अपने आप में बहुत राहत देने वाली बात होती है। तो फिर लेख के हिसाब से किन लोगों के लिए EECP सबसे ज्यादा फायदेमंद या उपयुक्त हो सकती है? कौन है इसके आइडियल कैंडिडेट? लेख कुछ खास ग्रुप्स की पहचान करता है। पहला, वो लोग जो ओरल दवाएं जैसे वियाग्रा वगैरह नहीं ले सकते, या तो साइड इफेक्ट्स की वजह से या किसी और मेडिकल कंडीशन के कारण, जैसे कुछ दिल की दवाएं लेने वाले। अच्छा। दूसरा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग से पीड़ित मरीज जिनके लिए ईडी का कारण अक्सर वैस्कुलर होता है और जिनके लिए दूसरे उपचार थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, वो लोग जो किसी भी कीमत पर सर्जरी से बचना चाहते हैं। और चौथा, वो लोग जो लक्षणों को सिर्फ मैनेज करने के बजाय समस्या की जड़ पर काम करने वाला एक स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये भविष्य में ईडी के इलाज का एक मुख्य तरीका बन सकती है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट? लेख का नजरिया तो यही लगता है, क्योंकि ये बिना दवा बिना सर्जरी वाला तरीका है, सेफ है और सबसे बढ़कर ये मूल कारण यानी ब्लड फ्लो और एंडोथेलियल फंक्शन पर काम करता है। इसलिए इसमें ईडी के इलाज के स्टैंडर्ड केयर का हिस्सा बनने की पूरी क्षमता है। ये इलाज के प्रति एक ज्यादा समग्र और सेहतमंद दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि ईडी को सिर्फ एक यौन समस्या या उम्र का तकाजा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये अक्सर हमारी ओवरऑल वैस्कुलर और हार्ट हेल्थ का एक अहम बैरोमीटर हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी अहम बात यह है कि इसके मूल में अक्सर रक्त प्रवाह की कमी और नसों की सेहत यानी एंडोथेलियल फंक्शन का बिगड़ना होता है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, पारंपरिक इलाज जहां ज्यादातर लक्षणों पर फोकस करते हैं, वहीं ECEP जैसी थेरेपी एक ऐसा विकल्प पेश करती है जो सुरक्षित तरीके से बिना खास साइड इफेक्ट्स के सीधे मूल कारण यानी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने पर काम करती है और साथ ही पूरे शरीर को फायदा पहुंचाती है। सही कहा। और शायद सबसे जरूरी संदेश ये है कि इस विषय पर बात करने में झिझकना नहीं चाहिए। ये शर्मिंदगी का नहीं बल्कि सेहत का मामला है। सही जानकारी और जागरूकता ही पहला कदम है सही समाधान की ओर। बिल्कुल, जानकारी ही बचाव है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक सवाल जहन में आता है जो हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। क्या? हमने देखा कि कैसे ईडी और हृदय स्वास्थ्य के बीच एक गहरा लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया संबंध है। क्या इसी तरह हमारी सेहत से जुड़ी और भी समस्याएं हो सकती हैं जो सतह पर देखने में बिल्कुल अलग या किसी एक अंग तक सीमित लगती हों, लेकिन असल में वो शरीर के अंदर चल रही किसी व्यापक सिस्टमिक गड़बड़ी की शुरुआती चेतावनी हो? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि हमारा शरीर हमें कितने तरीकों से सिग्नल भेजता है और क्या हम उन सिग्नल्स को सही समय पर पहचानने और समझने के लिए तैयार हैं, या हम उन्हें तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि वो एक बड़ी बीमारी का रूप न ले लें।